हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आज हम लोग जैक का मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे जो क्लास क्या है, क्लास 9 का। और विषय है गणित। समय 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक कितना है, 40 पूर्णांक का। ठीक है, तो सामान्य निर्देश है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। सभी क्वेश्चन अनिवार्य है और प्रश्नों की कुल संख्या 40 होगी। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का निर्धारित किया गया है और उनमें से 4 विकल्प दिया है। जो सही विकल्प होगा उसको क्या करना है, चयन करना है। और गलत उत्तर के लिए कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। ये सभी क्या है, हमारा सामान्य निर्देश है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। परिमेय संख्या किसी भी संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए p/q के रूप में। वैसे संख्या को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में दिख रहा है एक 3 है, दूसरा में क्या है 10√3 है, तीसरा में क्या है पाई है। तो जिसमें √3 क्या है ऑटोमेटिकली अपरिमेय संख्या है, तो उसमें 10 गुना कितना ही है तो क्या उसको अपरिमेय संख्या बना दिया है। और पाई भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हमारा एक ऑप्शन बचता है 3 क्या है परिमेय संख्या है। 3 को हम लोग क्या करते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे क्या है एक है जो p/q के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा सही, 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोला कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, निम्न में से क्या होता है। तो पहला में है या परिमेय संख्या, दूसरा में क्या है परिमेय संख्या, तीसरा क्या था पूर्ण संख्या, चौथा है अभाज्य संख्या। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर दो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो यह परिमेय संख्या तो नहीं होगा, परिमेय संख्या हो सकता है। तीसरा पूर्ण संख्या कैसे नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है ऊपर की ओर पॉजिटिव की ओर, और माइनस नहीं होता है। और परिमेय संख्या माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वैसे में हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी सही आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 0 किस प्रकार की संख्या है। 0 किस प्रकार की संख्या है। पहला अपरिमेय संख्या, वो गलत है। दूसरा में अभाज्य संख्या, वो भी गलत है। तीसरा में विषम संख्या, वो भी गलत है। चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, डी परिमेय संख्या, क्योंकि हम 0 को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। केवल नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर में 0 रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब 4 में देखते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है, क्या प्राकृतिक संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि उसमें 0 से प्लस की ओर पॉजिटिव की ओर यहाँ पर संख्या मिलेगा। प्राकृतिक में क्या 1 से मिलेगा, और इसमें अपरिमेय संख्या तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। और चौथा में क्या है डी क्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या हो जाता है, सभी आ जाएगा चारों, मतलब प्रत्येक नेगेटिव परिमेय संख्या हो या पॉजिटिव परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या रेशनल नंबर होगा, सभी वास्तविक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, जो रियल नंबर, रियल मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर हो गया। वही जो वास्तव में हम लोग क्या करते हैं उसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 है कि 3 और 5 के बीच में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में आना चाहिए वैसा कौन सा संख्या है इसमें से चारों ऑप्शन में। तो 2 पाई तो होगा ही नहीं, है कि नहीं। अब देखते हैं सभी को डिवाइड करके देखते हैं। तो b जो है 10/3, 3 तिया 9, 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ठीक है, इसमें 4 दूनी 8 2 पॉइंट आ रहा है, इसमें 7 दूनी 14 2 पॉइंट। तो हमारा एक ऑप्शन क्या है, बी जो ऑप्शन है सही है, उसमें 3 पॉइंट ऊपर आ रहा है। मतलब दोस्तों 3 और 5 के बीच में बोला है, तो हमारा जो संख्या लाइज 4 है, तो 3 और 4 के बीच में, तो हमारा संख्या 3 से ऊपर होना चाहिए और 4 से नीचे होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट कुछ भी आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, वह 3 और 4 के बीच में नहीं आता है। तो 3 से ऊपर और 4 से नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होता है, बी ऑप्शन सही होता है। क्या होता है, बी 10/3 था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5 के बाद 6 में बोल रहा है दोस्तों कि यदि 64x बराबर 8 है तो x का वैल्यू क्या होगा। 64 का पावर x है बराबर 8 है तो x का वैल्यू निकालने बोला है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 64 और 8 दोनों तो अलग अलग है, बराबर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेस बराबर करते हैं। एक फार्मूला होता है, अगर x का पावर n बराबर क्या है x का पावर m है तो नीचे बेस सेम रहेगा तो पावर भी क्या होता है सेम होता है। तो हमारा यहाँ वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्या करेंगे 64 का हम लोग निकाल देते हैं। अब 2 से कट जाएगा कितना बार में 3 2 32 दूना 64, फिर 2 से कितना बार में होगा 16 दूना 32, फिर 2 से कट जाएगा 8 दूना 16, फिर क्या 2 से कट जाएगा 4 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है 1 2 3 4 5 6 क्या है 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 कर देंगे। 2 का पावर 6 का ऊपर में x है बराबर में 8 को भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 के 2 दूनी 4 दूना 8। ठीक है अब नीचे हमको बेस सेम करना है तो पावर जो 6 है वो क्या होगा पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो 2 का पावर क्या कर देंगे 6x ऊपर में गुना हो गया 6 गुना 1 6x हो गया बराबर 2 का पावर 3। क्या बेस सेम हमारा सेम मिल रहा है। जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर भी सेम होगा तो हो जाएगा 6x बराबर 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/6, तो काटेंगे इसको क्या हो जाएगा एक बार में 3 2 6, मतलब x का जो वैल्यू आया है 1/2 आया है 1/2। तो देखते हैं 1/2 कौन सा ऑप्शन है। तो 1/2 हमारा ए नंबर ऑप्शन है, हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है, मतलब एक चर होना चाहिए और वह बहुपद है। तो सबसे देखते हैं बहुपद क्या होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन ए में है x + y, यहाँ पर 2 चर का प्रयोग है। यहाँ पर देखते हैं बी में 2x² + 3x + 4, ये हमारा क्या है सही है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं सी नंबर में भी एक x और y दो चर का प्रयोग है, तो ये हो जाएगा गलत। डी में तो कोई चर ही नहीं है तो क्या हो जाएगा गलत। हमारा एक ही ऑप्शन क्या हो गया बी सही हो गया। उसमें क्या है चर, मतलब जो x y जो प्रयोग होता है ना वो एक ही होना चाहिए और बहुपद में होना चाहिए। तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो गया बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। चलिए हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि बहुपद 2x + 6 का शून्यक कौन है। तो 2x + 6 क्या करेंगे 2x + 6 बराबर क्या लेंगे 0 लेंगे, तो 2x बराबर -6 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा -6/2, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 6 -3। ठीक है तो x का वैल्यू -3 हो जाएगा। तो -3 कौन वाला ऑप्शन है, अब बी नंबर ऑप्शन। ठीक है बी हो जाएगा सही। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या बोलता है कि बहुपद x का पावर 4 - 3x² - 5 का घात क्या है। इस बहुपद में घात क्या है। ठीक है तो घात आने की सबसे ज़्यादा पावर वही रहेगा, वही उसका बोलेगा बहुपद का घात। तो सबसे ज़्यादा पावर क्या है x का पावर 4 है, तो हो जाएगा 9 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ठीक है उसमें 4 है तो सबसे ज़्यादा जो रहेगा वही वाला हम लोग लिखेंगे, तो डी 4। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि px बराबर x - 1 है तो p0 का मान निकालो। तो px बराबर 1 है और x - 1 है तो p0 का मान, तो जहाँ हमारा x है वहाँ पर क्या बैठाएंगे 0 बैठाएंगे, ताकि x के बराबर देखो यहाँ पर x - 1 है px बराबर, तो हम जहाँ पर x है वहाँ पर क्या बैठा रहे हैं 0 बैठा रहा है, तो 0 - 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा। तो -1 कौन सा ऑप्शन होगा देख लो फटाफट, ऑप्शन नंबर सही। जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो फटाफट क्वेश्चन को क्या करेगा बनाते हुए जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाते काम करना है, नहीं तो फिर जो बच्चा नहीं थोड़ा ध्यान देगा तो क्या करेगा बैठे हुए रहेगा चुपचाप इधर उधर देखते रहेगा। ठीक है तो आराम से फटाफट बनाना है, 1.5 घंटा का समय, तो कम से कम 1 घंटा के अंदर बना के इसको कंप्लीट कर देना है। सब आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक क्या है।
तो गुणांक मतलब उसका क्या बोल रहा है कि उसका कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो कोफिशिएंट मतलब उसका एक्स स्क्वायर के साथ में क्या गुना है इस समीकरण, इस व्यंजक में, ठीक है। तो इस व्यंजक में हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ में -5 है। बहुत बच्चा गलती कर देता है कि माइनस पहले से है 5, एक्स स्क्वायर में 5 लिख देता है, ठीक है। 5 केवल गुणांक में रूप में लिख दिया, लेकिन उसके पहले अगर माइनस रहेगा तो माइनस को भी साथ में लेके चलना है, ठीक है। माइनस भी इसी का है, कोफिशिएंट का है, ठीक है। तो -5 हो जाएगा, जो -5 किस में है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और बोलेगा अगर एक्स क्यू का बोलेगा तो 2 लिख देंगे, एक्स का बोलेगा तो -1 लिखेंगे। माइनस जहाँ रह गया माइनस को छोड़ना नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बोला कि यदि किसी बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का पावर 31 है प्लस 1 है तो x -1 क्या होता है, ये जो दिया हुआ है पी एक्स वो x -1 से विभाजित है, मतलब उसका ये क्या है, गुणनखंड है। जब भाग लग जा रहा है तो मतलब उसका एक गुणनखंड है। तो शेषफल क्या होगा, तो भाग देने पर शेषफल क्या होता है, तो यहाँ पर x -1 बराबर 0 है, कर देते हैं तो x बराबर क्या आता है, 1 आता है। अब x बराबर 1 यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का पावर 31 हो जाएगा, प्लस में 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 31 1 हो जाएगा, प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2। तो कौन सा ऑप्शन 2 सही है, 12 का डी, जो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 में बोल रहा है कि निम्न में से 13 बोला कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है, मतलब कौन सा बहुपद है द्विपद मतलब 2 पदों वाला है, 2 टर्म्स, ठीक है, 2 टर्म्स होना चाहिए। तो 2 टर्म्स क्या है, ये ऑप्शन तो हमारा 3 टर्म्स का होगा नहीं, बी मेरा क्या है 9x है तो ये नहीं होगा, और सी मेरा क्या है 2 टर्म्स, देखो ये सी 5x² - 9x 2 टर्म वाला है, ये भी 3 टर्म, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का सी। अब 14 का देखते हैं। तो 14 में बोला कि 9x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या है, तो इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो 9x 14 को इस रूप में तोड़ो, 14 देखो ये आपस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x² हो जाएगा। तो 9x को हम लोग इस तरह तोड़ना है कि उसको गुना करने पर 14x² भी आना चाहिए, और साथ ही क्या होना चाहिए, उसको जोड़ घटाव करने पर 9x ही आना चाहिए, ठीक है। वैसा संख्या हमको यहाँ पर बैठाना है। तो क्या करेंगे, जैसे x² है -9x को लिखते हैं 2x - 7x, इसको देखो घटाव माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो जोड़ता है तो -9x हो जाएगा, और प्लस में क्या है 14 है, हो गया। अब यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पर एक x बचेगा, साथ ही -2 बचेगा, और माइनस यहाँ पर क्या लेते हैं 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x -7 बचेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा x में देखो x - 2 अच्छा 7 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 बचेगा, तो x - 2 कॉमन आ जा रहा है, x - 2 और यहाँ पर x - 7, ठीक है। तो देखते हैं x - 2 x - 7 किस में है, x - 2 x - 7 देखो यहाँ पर b में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाना है, गलती नहीं करना है। थोड़ा सा माइनस प्लस में गलती हो जाएगा तो क्वेश्चन 1 मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि इस आकृति को देखिए और क्या कीजिए, क्वेश्चंस का हल कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला जो बोल रहा है कि 15 क्वेश्चंस में बिंदु बी का निर्देशांक। तो दोस्तों निर्देशांक हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट को किस मतलब वहाँ पर किस बिंदु को उसका लोकेशन बतलाता है, उसका लोकेशन क्या है। तो बिंदु बी का निर्देशांक बिंदु का है, मतलब बी स्थित है उसका लोकेशन क्या है, उस किस जगह पर स्थित है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कितने कितने दूरी पर वह स्थित है, ठीक है। तो वही हम लोग दिखाते हैं। हाँ, तो किसी भी चीज़ का मतलब स्थिति बतलाता है कि वह किस जगह पर स्थित है, उसको बिंदु के अनुसार हम लोग बिंदु के अकॉर्डिंग दिखाते हैं, बिंदु के रूप में, ठीक है। तो हम लोग बी के देखेंगे, पहले फिगर में कहाँ है, देखो बी यहाँ पर दिख रहा है। तो बी जो यहाँ पर है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग देखो निर्देशांक बिंदु का जब भी बात होता है पहले एक्स का वैल्यू देखते हैं, एक्स से कि वह कितना दूरी में है और वह वाई के कितना दूरी में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निर्देशांक बिंदु निकालते हैं, पहले एक्स का वैल्यू लिखना है उसके बाद वाई का लिखना है पीछे, ठीक है। तो बी मेरा यहाँ पर है। अब बी कितना है, एक्स का -5 से दूरी है और वाई का 2 से दूरी, ठीक है।
तो हो जाएगा -5 पहले लिखना है, उसके बाद 2 को पीछे लिखना है। तो बी का क्या हो जाएगा -5 और 2, ऑप्शन सी सही आंसर। क्या हम लोग देखते हैं 16 का। तो बोला कि निर्देशांक जो है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले हम लोग x जानते हैं कि पहले x लिखा रहता है, -3 है और -5 है, ठीक है। तो x मेरा क्या है -3 है, y -5 है, x तरफ देखेंगे -3, तो x एक्सिस देखो नीचे जो क्या लेगा ऐसे पूरा सोया हुआ रहेगा उसको बोलेंगे x एक्सिस में रहेगा, ठीक है, उसको x एक्सिस मानते हैं। और जो खड़ा रहेगा उसको y एक्सिस लेते हैं। तो x एक्सिस में देखते हैं हम लोग कितना बढ़ेंगे -3। तो -3 क्या है यहाँ पर x एक्सिस देखो फटा के -3 देखो यहाँ पर है, और y एक्सिस कितना जाना है -5। -5 कहाँ पर देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा ई पॉइंट का निर्माण देखो, जहाँ पर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, जहाँ पर कटेगा वो हमारा क्या पॉइंट बनता है। यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, उस पॉइंट क्या बन रहा है ई। तो ई हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। अब यहाँ बोल रहा है कि डी का भुज क्या होगा। तो देखो भुज और कोटि, भुज इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस में और कोटि क्या होता है वाई एक्सिस में, ठीक है। तो भुज क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं। इसको बोलते हैं भुज, इसको कोटि, एक्स एक्सिस को भुज, वाई एक्सिस को कोटि। तो हम लोग डी का बोलेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना दूरी में है। इसका मतलब ये क्या, भुज का मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूरी में है, डी का मतलब जो निर्देशांक बिंदु बनेगा वह एक्स के रूप में कितना आ रहा है वैल्यू, एक्स का वैल्यू, ठीक है, एक्स के यहाँ पर। तो पहले हम लोग फिगर में देखते हैं डी कहाँ पर है, एक्स तरफ। तो फिगर में मेरा डी यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर मेरा डी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा डी है, तो उसमें एक्स एक्सिस का बात कर रहा था। एक्स मेरा कितना है 6 से दूरी है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 से दूरी है कि नहीं है। एक्स एक्सिस जो है 6 एक्स तरफ 6 यूनिट बढ़ा है, 6 मतलब एक्स का एक्सिस, एक्स का वैल्यू 6 है, तो वह कितना होगा एक्स का वैल्यू 6 हो जाएगा, मतलब 6 कोटि है उसका कितना है, और सॉरी भुज कितना है 6, ठीक है। तो यह हम लोग देखते हैं उसका हो जाएगा भुज 6, जो ऑप्शन मेरा ये सही है। क्या बोल रहा है इसमें कि 18 का कोटि बोल रहा है। अभी हम लोग भुज देख रहे थे, अब देखना है कोटि। तो 18 में बोल रहा है कि बिंदु एच की कोटि। तो एच का वो देखते हैं वाई का वैल्यू कितना है। अब फिगर में जाना पड़ेगा, फिगर में देखते हैं एच। अब एच यहाँ पर है, कोटि कितना है मतलब -5, इधर -5 और सॉरी इधर एक्स गया है ना, इधर है वाई, तो -3 तरफ क्या है -3 है ना, वाई एच का देखो -3, तो कोटि हो जाएगा -3। देखते हैं को -3 कितना ऑप्शन में है, हाँ 18 का कोटि, ऐसे कोटि -3, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही। अब 19 का देखते हैं, कितना सारा क्वेश्चन दे दिया है जी एक ही फिगर से। बोला कि एम का निर्देशांक बिंदु बताइए। तो फिगर में देखते हैं एम कहाँ पर है, फिगर में जाना पड़ेगा। एम कहाँ पर है, ठीक है, एम एकदम साफ साफ दिख रहा है। एम कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है, एम लाइन पर भी बना है, ठीक है। एम वहाँ पर है, तो बोला है एम का निर्देशांक बिंदु। तो एम पहले देखो तो एक्स एक्सिस पर 3 तरफ आया है, लेकिन वाई तरफ कहीं नहीं गया है, ना ऊपर गया है ना नीचे, एकदम लाइन में पॉइंट है। जब लाइन में बिंदु रहता है तो एक एक्सिस क्या होता है 0 होता है, ठीक है। जिस एक्सिस पर वह पॉइंट रहेगा वो केवल वही एक्सिस का वैल्यू होगा, और जिस उसके दूसरा एक्सिस का वैल्यू 0 होता है। तो एम जो है वो 3 माइनस तरफ 3 गया है, लेकिन वाई तरफ कहीं नहीं गया। तो एम का हो जाएगा पहले -3 लिखेंगे, उसके बाद वाई तरफ कहीं नहीं गया मतलब 0, -3 0, -3 0 को जो होगा वही हो जाएगा। देखते हैं एम का -3 0, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब एक आ गया यहाँ क्वेश्चन 20 नंबर में, बोल रहा है कि एक्स एच और वाई एच के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। जो बच्चा पढ़ा होगा बढ़िया से वो बच्चा आराम से आंसर देगा। देखो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब जो कटता है यहाँ पर तो उसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, है कि नहीं।
तो उसको बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन में देखो, एक्स एक्सिस पर स्थित कोई बिंदु, कोई एक्स एक्सिस पर नहीं, बीच में है, और वाई एक्सिस पर नहीं, ए तथा ए या बी नहीं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, 20 का हो जाएगा मूल बिंदु। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 21 में बोल रहा है कि यदि 20 रैखिक समीकरण इतना का हल है, इस रैखिक समीकरण का 20 हल है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साफ साफ दिख रहा है 20 एक्स और वाई, एक्स दो के यहाँ पर क्या है, पहले एक्स है और वाई है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ इस समीकरण में क्या करो, पुट कर दो वैल्यू, फटाफट के का वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो क्या होता है, पहले 2 है तो 2 लिख दिए, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, प्लस में 3, वाई का वैल्यू कितना है 0 है तो 0 लिख देंगे, बराबर के। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस के बराबर के, यानी कि के का वैल्यू 4 हो गया। ठीक है, तो 4 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ये क्या है 4 हो जाएगा 21 का। अब 22 का देते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप किस तरह से होता है। अगर 2 चर वाले समीकरण है, मतलब एक्स और वाई कोई भी चर है, उसका अगर मानक रूप क्या होगा, जब वह रैखिक समीकरण के रूप में होता है। रैखिक समीकरण मतलब वह लीनियर का होता है, जब उसका सभी का पावर 1 1 रहेगा, क्या होगा, पावर 1 1 रहता है, तो हो जाता है लीनियर। ठीक है, तो देखते हैं, ये तो रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाला है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हो जाएगा सही। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पावर सबका स्क्वायर में ये भी नहीं होगा, तो इनमें से कोई तो नहीं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा सही। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप मतलब जनरल टर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तय से बोलता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। जो ग्राफ रैखिक समीकरण में रहता है, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में रहता है, उसका क्या करना है, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। तो हम लोग देखते हैं, इतना बार ग्राफ खींचे हैं तो वह क्या होता है, स्ट्रेट जाता है, उसको बोलते हैं सरल रेखा। क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा। ठीक है, तो एक सरल रेखा का काम करता है, एक वक्र मतलब इस तरह से घुमा टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है, पर वलयाकार मतलब इधर उधर कहीं क्या रहता है, अलग तरह का नहीं रहता है, टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, इस तरह का कुछ भी निर्माण नहीं होता है। एक क्या होता है, त्रिभुज करना है तो एक रेखा से त्रिभुज भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, एक सरल रेखा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई। अब 24 का हम लोग देखेंगे। 24 बोल रहा है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा का रैखिक समीकरण का हल है। ठीक है, x बराबर 5 दिया हुआ है, y बराबर 2 दिया हुआ है, तो समीकरण में क्या करते हैं हम लोग, इसको पुट करना पड़ेगा। 5 और 2 को हम लोग इस सभी समीकरण में रख के देखते हैं, जो समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब बायां तरफ हम लोग पुट करेंगे, अगर दायां तरफ उसके बराबर में आ गया तो समझ लो क्या हो जाएगा, वह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो पहला समीकरण पुट करते हैं, पहले एक्स है तो फटाफट पुट करते हुए जाना है, उसको बनाने एकदम फटाफट एकदम क्या करना है, मुंह सही बैठाते जाओ, मतलब सोच दिमाग से सोचते जाओ फटाफट। देखो ये ऑप्शन में क्या है, एक्स के यहाँ पर 5 बैठाएंगे और वाई के यहाँ पर प्लस में 2, पहले से 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर। देखो 5 4 9 हो गया, बराबर 7, ये गलत हो गया, फटाफट को ऑप्शन में गलत हो गया। अब बी में देखते हैं, यहाँ पर 5 है, पहले से 5 है, क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो गया। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस दे दिए, अब 2 वाई में है, फिर यहाँ पर 2 पहले से 2 दूनी 4 बराबर 7। देखो 25 और 29, ये तो हो ही नहीं सकता है, 7 आ ही नहीं सकता है। तीसरा हम देखते हैं, एक्स यहाँ पर 5 प्लस 2 7 हो जा रहा है, लेकिन एक्स प्लस वाई देखो यहाँ पर 5 रखेंगे और उसके बाद 2 रखेंगे, बराबर 7। देखो इस समीकरण क्या हो गया, 5 प्लस 7 7 बराबर 7 आ गया। ठीक है, तो इस समीकरण को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। 24 का सी समीकरण क्या कर रहा है, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। अब 25 में देखते हैं, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 है, तो इसका एक हल क्या होगा, मतलब इसको जब हल करेंगे तो x और y का मतलब क्या होगा, x y का एक हल होना चाहिए, मतलब कौन सा बिंदु सेटिस्फाई करता है इस समीकरण को। ठीक है, तो हम लोग मूल निकालना है, आगे हम लोग क्लास 10th में जाएगा तो इसको मूल के रूप में पढ़ेंगे कि मूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हाँ तो ये सॉरी, इसमें एक समीकरण है तो इसमें मूल वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं कौन सा समीकरण का एक हल है, मतलब इस सभी वैल्यू को क्या करते हैं, इस समीकरण में पुट करते हैं। जो समीकरण को वेरीफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, वो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले हम लोग समीकरण 25 में पुट करते हैं,
ए का वैल्यू तो 2 और 3 है, एक्स के यहाँ पर 2 और वाई के यहाँ पर 3 रखो, तो 2 एक्स का 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में है तो 3 तिया 9, 4 9 4 13 बराबर 12 तो होगा नहीं, गलत हो गया ऑप्शन ए। अब बी में देखते हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 दूना 6 प्लस में 2 2 तिया 6 बराबर 12, वाह सेटिस्फाई कर दिया। 6 + 6 12 बराबर 12, दोनों तरफ 12 बराबर आ गया, मतलब सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया 25 का। ठीक है, ये हम देखते हैं 26 में, कोई बिंदु 2,3 के रूप में है, ठीक है, उसका x + y बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो के का मान निकालो। इस तरह का भी हम लोग पहले क्वेश्चन हल कर चुके हैं। तो x y का मान इसमें रख दो, बराबर के का अपने आप निकल जाएगा। तो 2 + 3 बराबर के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है। 27 बोलता है कि रेखिक समीकरण जो है 4x + 3y बराबर 12 है, आलेख जो दिया हुआ x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब x एक्सिस के कौन सा बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, जब x एक्सिस में प्रतिच्छेद करने के बात हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली की। तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या निकलता है y की वैल्यू 0 उठाओ तो हो जाएगा 4x बराबर 12, तो क्या हो जाएगा 4 तिया 12, मतलब x के बराबर 3। x का वैल्यू जहाँ पर 3 पर काटेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा y का वैल्यू 0, तो x के यहाँ पर 3 y का वैल्यू 0 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। अब 28 में देते हैं 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का जोड़ क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है यहाँ पर। तो एक कोण मान लो 60 डिग्री है तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री होगा, है कि नहीं। का पूरक कोण मतलब 60 + 30 90 डिग्री बनना चाहिए। तो पूरक कोण देखो पहला है 60 तो इसका पूरक कोण 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखते हैं 29 में क्या बोला है कि वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है तो वह कौन सा कोण कहलाता है। न्यून कोण तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहलाता है, और अधिक कोण हो जाएगा हाँ, और समकोण तो 90 डिग्री कहलाता है। सरल कोण क्या होता है, एक रेखा पर बने कोण को सरल कोण कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है अधिक कोण, वह क्या कहलाएगा अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम रहेगा तो वह अधिक कोण कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही। अब हम लोग देखते हैं 30 में। अब 30 में क्या बोल रहा है कि उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। बोला कि पूरक कोण के आधे से क्या है 30 से अधिक है। ठीक है, तो वह कोण क्या होगा, तो हम लेते हैं पूरक कोण किसे कहते हैं 90 डिग्री कोण बनाता है, और उसमें क्या है 30 डिग्री हमारा दिया हुआ है, वो क्या आधे से अधिक मतलब 30 का क्या होगा 60 डिग्री होना चाहिए। तो 60 डिग्री देखो 30 का डबल है कि नहीं, तो उसके आधे 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री, तो अगला जो होगा 60 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन 60 डिग्री है, तो वह सी बराबर सही डी हो जाएगा। ठीक है, सी का वैल्यू सही होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। अब बोल रहा है यहाँ पर कि जो रेखा दिया है ए बी और सी डी जो कहाँ करता है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, वहाँ पर ए ओ सी प्लस में कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, मतलब दो कोण को देखते हैं फिगर में कहाँ पर है, तो सी ओ ई का मान निकालना है। अब यहाँ पर ए कोण और ए कोण का माप दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, और सी ओ ई मतलब सी ओ ई ऊपर वाला कोण निकालना है ये कोण। ठीक है, तो कैसे निकालिए, देखो एक रेखा पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक रेखा पर लाइन बन रहा है, उसमें से इधर वाला नीचे वाला दोनों दाहिना साइड और बाएं पट्टी वाला दिया है, लेकिन बीच वाला नहीं दिया हुआ है, सी ओ ई निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी एक रेखा में पूरा क्या बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, उसके बीच में जितना भी एंगल मिलेगा सभी एंगल को जोड़ देंगे तो कितना होगा, एक रैखिक युग्म के तहत 180 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोण तो दोनों कोण का जोड़ है और इस कोण का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं कोण, ये पहले बायां कोण दायां कोण जोड़ते हैं, कौन हो जाएगा ए ओ सी प्लस में कोण सी ओ ई प्लस में कोण बी ओ ई, तीनों को जोड़ें तो क्या हो गया, एक रेखा पर एंगल जोड़ गया उसके बराबर 180 डिग्री होता है, जो हमारा क्या होता है रेखिक युग्म होता है, रेखिक कोण होता है। ठीक है, तो ए ओ सी
और बी ओ ई का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री। तो यहाँ लिख दोनों का जोड़, देखो इसका और इसका जोड़ के 70 डिग्री लिखे हैं। अब इसका निकालना तो उसको छोड़ दिए, प्लस में कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सी ओ इसको दाहिना तरफ ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो 180 माइनस 70 करो, 180 माइनस 70 करेंगे तो क्या बचेगा, 110 डिग्री बचेगा ना। तो 110 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ओ ई 110 डिग्री, ताकि एक रेखा में क्या बन रहा है, 180 बन रहा है, तो ये दोनों मिला के 70 दे रहा है। तो बच क्या रहा है, 110 बच रहा है, 110 डिग्री और होना चाहिए, तो बनेगा 180 डिग्री, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम लोग देखते हैं 32 में क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में बी ए बी बराबर सी डी है, तो एक्स प्लस वाई का मान निकालो। तो एक्स प्लस वाई का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉपर देखते हैं, देखो 130 है, यहाँ पर 100 क्या है, वाई है। तो ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार से क्या हो जाएगा, वाई बराबर 130 निकल जाएगा, 130 डिग्री। अब बोला कि एक्स डिग्री, तो ये कोण और ये पूरे कोण, ये अंदर वाला कोण ठीक है क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण के हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। देखो इधर का ही दाहिना तरफ और बाएं तरफ दोनों अंतः एकांतर कोण है। ठीक है, अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। 130 इधर हो गया तो उधर भी क्या होगा, 130 होगा। एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 130 निकलेगा। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार से, वो एकांतर कोण के अनुसार से एक्स बोला। ठीक है, अब बोला कि एक्स प्लस वाई का मान बोला है, तो एक्स प्लस वाई को जोड़ दो। एक्स प्लस वाई को जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, 130 प्लस 130 260, 260 डिग्री हो जाएगा। 260 डिग्री कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। अब हम लोग देखते हैं 33 में क्या बोल रहा है। 33 में बोलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो बच्चा पढ़ा होगा त्रिभुज तो इस कोण के बारे में तो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होगा। वो क्या करेगा, फटाफट इसको टिक लगा देगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, योग होता है 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा क्या है, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, जो 180 डिग्री है। अब अगला है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने कोण समकोण होते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक क्या होता है, एक ही कोण समकोण हो पाता है। ठीक है, अगर दो कोण समकोण कर देते हैं तो कभी त्रिभुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो एक ही कोण क्या होता है, समकोण होता है एक त्रिभुज में। एक कोण 90 डिग्री, बाकी दोनों क्या होता है, 90 डिग्री से कम ही होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कोण, क्या हो जाएगा, एक कोण ही समकोण होता है। अब नीचे दिया हुआ है कि ए बी बराबर क्यू आर है, बी सी बराबर पी आर है और सी ए बराबर पी क्यू है। तो त्रिभुज क्या हो, कौन सा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, क्यू आर, बी सी बराबर पी आर। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, सर्वांग सम बोल रहा है कि सर्वांग सम कौन सा है। तो ए बी मान लो, इसको ए बी मान लिए, यहाँ पर बी मान लिए। ए बी बराबर क्या है, क्यू आर है। ठीक है, और दूसरा है बी सी, बी सी बराबर क्या है, पी आर है, पी आर। अच्छा, क्यू आर, अब यहाँ पर देंगे पी आर, तो यहाँ पर भी देते हैं पी आर। ठीक है, उल्टा यहाँ पर हो जा रहा है पी आर। और सी ए बराबर क्या होता है, पी क्यू होता है। ठीक है, तब क्या हो गया कि त्रिभुज सर्वांग ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर, ए बी सी सर्वांग सम क्या हो जाएगा, पी क्यू आर होगा। दूसरा बोला कि त्रिभुज सी बी ए सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। देखो ये पीछे घुमा रहा है, इसको आगे तरफ से ले जाए, ये गलत हो सकता है। अब ये बी ए सी ये भी पीछे जा रहा है, और बोला कि आर पी क्यू ये आगे तरफ जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। ठीक है, ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्या त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम की एक कसौटी नहीं है। कौन सा कसौटी नहीं है जी, हम लोग सर्वांग समता प्रमेय का एक सर्वांग समता जब सिद्ध कर रहे थे उसमें हम बताए थे कि कौन सा क्या होता है, सर्वांग सम का रूप होता है, सर्वांग समता कसौटी से सिद्ध होता है। वो हम लोग कक्षा जब सब्जेक्ट क्या करते हैं, क्लास 9 का सब्जेक्ट त्रिभुज पढ़ा रहे थे, उसी टाइम हम लोग चर्चा किए थे सर्वांग समता के नियम पर। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सर्वांग समता कसौटी नहीं है। कोई बच्चा क्या करेगा, जो है उसको मार के आ गया, एक ही ऑप्शन देखा तुरंत मार के आ गया, ऐसा नहीं करना है। जो नहीं है उसको मारना है।
तो एस एस है, ये क्या है, ए एस ए भी है, एस एस पढ़ा है। हम लोग एस एस ए का कभी सर्वांग क्षमता पढ़े ही नहीं है, ठीक है यार, होना ही होता है सर्वांग क्षमता इस तरह से नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों में दो कोणों क्या होता है, दोनों कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिन दोनों पर बने हैं वो क्या होगा, बराबर हो, वह भुजा भी बराबर हो, तो वह क्या करता है, सर्वांगसम। किस सर्वांगसम होता है, दो कोण बोल रहा है और एक भुजा बोल रहा है, तो कौन सा बन सकता है, ये एस ए बन सकता है, ठीक है। तो ये एस ए हो गया 37 का ये ऑप्शन। अब 38 नंबर में देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, मतलब कोण उसका बराबर होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 180 होता है टोटल, तो तीनों कोण क्या है, बराबर है। तीन भाग इसको करेंगे तो 60-60 नहीं होगा, 3 भाग इसको कर देते हैं तो 60-60 बढ़ता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन ए 38 का ऑप्शन ये हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 39 में क्या बोल रहा है। 39 में बोलता है कि अगर यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो वह कौन सा सर्वांगसम होता है। तीनों भुजाएं, केवल भुजा तो ये साइड साइड साइड, तो हो जाएगा एस एस सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा 39 का। अब 40 में देखते हैं कि आकृति में त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज ए ओ डी क्या है, ए ओ डी सर्वांगसम है, तो ये कौन सा नियम को फॉलो कर